जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो क्लास है हमारी उसके अंतर्गत प्यारे दोस्तों हम लेंगे एक बेहतरीन ग्रुप और उस ग्रुप से जो क्वेश्चंस आने हैं 3 से लेके 4 मिनिमम क्वेश्चंस हमारे यूपी पुलिस के एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर हम चीजों को करेंगे ग्रुप वाइज प्यारे दोस्तों, इसके अंदर शामिल ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ग्रुप से जो पर्सन आएंगे आपके मिनिमम तीन से लेके 5 पर्सन अकेले हमारे इस ग्रुप से आने हैं। और कौन कौन से टॉपिक होते हैं इसके अंतर्गत एक तो है आपका तत्सम, हमेशा पूछा जाएगा। दूसरा है तद्भव। इसके बाद में यहाँ देशी विदेशी और संकर शब्द, देशी विदेशी और संकर शब्द। तीसरा है रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्द इसके बाद यहाँ पर है हमारा फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है जी। इसके बाद फिर यहाँ पर है अव्यय और निपात, इनको पढ़ना है आपको डिटेल में। तो यहाँ पर अपने आप में ऐसा कोई पेपर ही नहीं है जिसमें प्यारे दोस्तों इसका मिनिमम रोल 3 ना रहा हो और मैक्सिमम 5 से ज्यादा भी कई बार इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हमारा तत्सम तद्भव 100% आएगा, किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद देशी विदेशी संकर 0 से लेके 1 आ भी सकता है, कई बार इससे नहीं लेगा, तत्सम तद्भव से पूछ लेगा, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद में एक पर्सन आपका किसका आता है, यहाँ पर रूढ़ यौगिक योग रूढ़ का। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चंस होंगे आपके 2 से लेके 4 पर्सन हो सकता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया से एक आ जाए। कई बार प्यारे दोस्तों एक ही टॉपिक से 2 भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अव्यय और निपात का जो क्वेश्चंस है वो आएगा आपका 1। तो इस तरीके से हमें शब्दों से यहाँ पे चीजों को लेके चलना है। ठीक है। तो कुल मिला के 1 2, ठीक है, 2 और 2 4 और 1 5, इस तरीके से यहाँ 5 पर्सन आपके लिखे हैं, ये आपके आने में। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसका सबसे बड़ा रोल रहता है, सबसे छोटे छोटे टॉपिक भी इसी के अंदर है, क्योंकि इनके कोई ज्यादा बड़े सेक्शन नहीं है। बाकी सारे हम टॉपिक को लेंगे ग्रुप वाइज, हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और आज हम करेंगे अपने इस वाले टॉपिक को। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आपके जो नोट्स की कैटेगरी है उसके नोट्स की कैटेगरी में सिलेबस आपको दिया गया है। सबको पता है हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है। मैं भी चर्चा करूंगा आज सिलेबस के ऊपर, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमें ग्रुप वाइज चीजों को लेके चलना पड़ेगा। जिस ग्रुप का जितना बड़ा रोल है उसको उतना वक्त भी देना पड़ेगा। और जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है तो टॉपिक के कंप्लीट होते ही आपको प्रैक्टिस सेशन में भी जाना है। अगर आप टॉपिक के कंप्लीट होने पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर एक समस्या यहाँ पे आएगी। आवाज बिल्कुल सही है हर्षित मिश्रा, आप अपने मोबाइल की थोड़ा आवाज बढ़ाएं। बाकी अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। जी जी, थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये टॉपिक हमें अपने कंप्लीट करने। अब जो सिलेबस दिया गया है वो सिलेबस है क्या हमारा, उस पर चर्चा करते हैं एक बार। तो यहाँ पे यूपी पुलिस पाठ्यक्रम, अब यूपी पुलिस जो पाठ्यक्रम है इसके अंदर इन्होंने पहले बोल दिया हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी एवं
हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। अब इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक पढ़ोगे आप, लिपि से संबंधित, बोली उपबोली है, भाषा विभाषा उपभाषा राजभाषा के बारे में और भाषा परिवार के बारे में। दूसरा टॉपिक है प्यारे दोस्तों हमारा यहाँ पर हिंदी व्याकरण, जिसको हम सामान्य हिंदी कहते हैं। अब इस हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारे लगभग प्यारे दोस्तों 30 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं? 30 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं हिंदी व्याकरण के। इसी को ही सामान्य हिंदी भी कहते हैं। ज्यादातर जो ऑलरेडी एग्जामों में आते हैं वो सामान्य हिंदी के ही टॉपिक आते हैं, ठीक है। हिंदी व्याकरण में का ही सामान्य हिंदी में एक बड़ा रोल होता है। इसके बाद फिर यहाँ पर तीसरा जो है हमारा वो है काव्य या काव्य शास्त्र, जिसके अंदर रस, ये आपको ध्यान रखना है, रस छंद, रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार, शब्द शक्ति, शब्द शक्ति, काव्य के गुण, काव्य के गुण, ये 5 टॉपिक आपको काव्य से पढ़ने हैं और इनसे भी क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद में फोर्थ है आपका अपठित गद्यांश। फोर्थ क्या है आपका? अपठित गद्यांश। ये जरूरी नहीं गद्यांश आए, आज की डेट में काव्यांश भी पूछे जा रहे हैं। काव्यांश मतलब पोएट्री, पोयम। ये जरूरी नहीं, 99% चांस किसके हैं? 99% चांस है आपके गद्यांश के, ठीक है जी। लेकिन ये जरूरी है कि आपको काव्यांश की भी प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ में फिर 5वां है जी आपका यहाँ हिंदी, हिंदी के प्रसिद्ध कवि, हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी रचनाएं, एवं उनकी रचनाएं। इसके बाद है जी 6 कंडीशन, हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार, हिंदी के प्रसिद्ध, हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार व सम्मान। और इसके बाद है जी आपका यहाँ 7वां हिंदी विविध। अब इस हिंदी विविध के अंतर्गत मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका 7वें को, ठीक है जी। अब 7वां पॉइंट है आपका हिंदी विविध। और दोस्तों इस हिंदी विविध के अंतर्गत आपको क्या क्या करना है? प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं, प्रसिद्ध पत्र और पत्रिका। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन। तीसरा हिंदी प्रचारणी संस्था, हिंदी प्रचारणी, हिंदी प्रचारणी संस्था। इसके बाद भारतीय संविधान में हिंदी, भारतीय संविधान में हिंदी। और इसके बाद हिंदी में प्रथम स्थान, हिंदी में प्रथम स्थान। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, इनका जो रोल रहना है आपकी यूपी पुलिस की भर्ती में, इसका रोल रहना है आपका 2 से 3%, मिनिमम 2 तो रहेंगे ही, लेकिन कई बार 3-3% भी किसी शिफ्ट में यहाँ से पूछे गए। प्यारे दोस्तों जितना कह रहा हूँ उतना समझ लो, ठीक है। मैं मानता हूँ बहुत सीरियस हो आप सिलेक्शन लेने के लिए, उससे ज़्यादा सीरियस हम हैं, ठीक है। और आज पहली बार नहीं पढ़ा रहे हैं, इससे पहले तमाम भर्ती आई तो उसमें हजारों की संख्या में बच्चों को हर भर्ती में सिलेक्शन दिलवाए हैं। तो एक ही बच्चा अगर एक कमेंट को 3 बार करे तो अच्छा लगता है, लेकिन एक ही कमेंट को कंटिन्यू किए जाए तो वो उसका पागलपन कहलाता है।
तो आपको केवल 2 काम करने हैं। एक तो ये आपको पेशेंस रखना है, ठीक है? क्योंकि आप समय दोगे तभी चीज़ें कंप्लीट होगी, इतना दावा है कि जो बोर्ड पे लिख देंगे उससे बाहर कुछ आएगा नहीं। एक तो आपको पेशेंस देना है और दूसरा पेशेंस के साथ-साथ आपको जो भी पढ़ा रहे हैं प्यारे दोस्तों उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो 2 दिन 3 दिन तक आपकी चीज़ें क्लियर रहेगी। उसके बाद अगर उसको इम्प्लीमेंट करके नहीं देखोगे, प्रैक्टिस करके नहीं देखोगे तो फिर आप गलतियाँ करोगे। और यहाँ मुद्दा यही है कि हमें सारे के सारे क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है? और हिंदी के दम पे सिलेक्शन लेना है। उसके लिए आपके पास एक रणनीति होनी चाहिए, आपके पास एक समझ होनी चाहिए। बिना उस समझ के आप कितने भी मेहनत करोगे ज़रूरी नहीं है वो आपको सफलता दिला दे। मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, एक गडरिया भी मेहनत करता है, किसान भी मेहनत करता है, बाकी हर लोग मेहनत करते हैं, लेकिन आउटपुट कितना आ रहा है ये एक बड़ी बात है। हम रोज पढ़ते हैं लेकिन रोज पढ़ने के बाद में हमने अचीव कितना किया वही चीजें सबसे ज्यादा मेन होती है। तो इस वाले सेक्शन का जो रोल होता है वो 2 से लेके 3%। इसका रोल कितना रहेगा? 2 से लेके 3% रहेगा, जिसके अंदर ये 5 टॉपिक है और हिंदी विविध अपने आप में ये लास्ट टॉपिक इस सिलेबस का। इसका है हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार व सम्मान। तो इसमें हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार व सम्मान प्यारे दोस्तों इसमें से आपका आएगा यहाँ पर 1 से 2%, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, 1 से लेके 2%, ठीक है जी, 1 से 2% इसमें से। हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी रचनाओं में से जो क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर 2 से लेके प्यारे दोस्तों 4%, कभी भी इससे 5% नहीं पूछे जाएंगे। हिंदी गद्यांश के ये तो 3 क्वेश्चंस होंगे या फिर प्यारे दोस्तों 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? 3 से लेके 5, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5। जब वो 5 क्वेश्चन गद्यांश से लेगा तो इन 5 में 1 या 2 क्वेश्चन हिंदी शब्दावली या प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है हिंदी व्याकरण का होगा। इसके बाद में यहाँ हिंदी व्याकरण के अंदर ही हमने हिंदी शब्दावली को भी ले लिया, जिसमें 30 टॉपिक हम बता रहे हैं, उसी में पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लेख शब्द है। काव्य वाला एक सेक्शन है जिसके अंदर रस, छंद, अलंकार आपके सिलेबस में है, लेकिन सिलेबस में सब शक्ति काव्य के गुण नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसका जो रोल रहना है इस वाले टॉपिक का, इसका रोल रहेगा मिनिमम 3 से लेके 5%। हो सकता है अलंकार से 2% दे दे, ठीक है? काव्य के गुण ना पूछे जाए, काव्य की शक्ति का 1 क्वेश्चन आ गया, अलंकार के 2 आ गया, 1 रस पूछ दिया, छंद को छोड़ दिया, ये आपको ध्यान रखना। 3 से 5% आपको ध्यान रखना। जी जी ठीक है। अब भाई रुक जाओ, मेरे से फोन पे आप बात कर लेना, पढ़ते समय केवल पढ़ो, ठीक है? मेरा नंबर सबके पास है, जब मैं क्लास में फ्री रहता हूँ, क्लास में नहीं होता हूँ, उस समय आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो आपका कमेंट मैंने देख लिया है मनोज यादव जी, ठीक है? रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? आप फोन पे बात कर सकते हैं, लेकिन एक ही कमेंट को आप कंटिन्यू करोगे तो आईडी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है? और वो आईडी तब तक नहीं खुलेगी जब तक मैं नहीं कहूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप बाकी बच्चों के भी कमेंट देखने दो। यहाँ पे इस तरह पागलपन करके पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है? तो आपसे गुजारिश है, लास्ट निवेदन है आपसे कि अगर आपसे कोई बात करनी है या आपको बताना है कि हम उसके भाई या उसकी बहन है, तो आप फ़ोन पे मेरे से बात कर सकते हैं। जब क्लासें चल रही है तो यहाँ हज़ारों की संख्या में बच्चे लाइव होते हैं, तो उन सब के बच्चों के मुझे कमेंट देख के उनको रिप्लाई करना होता है। लेकिन मुद्दा है सबसे पहले समझने का, ठीक है? तो हम पहले से कितने किसके परिचित हैं, हम पहले से कितना पढ़े हैं, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि हमारा ये सिलेबस तैयार है कि नहीं है, हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो सारी चीजें होगी, पहले जो काम है यहाँ पे वो समझ लो आप, ठीक है? तो ये क्या है जी, आपके अलंकार, रस, छंद, सब शक्ति, काव्य के गुण, 3 से लेके 5 क्वेश्चन इसमें से आने हैं। अब इसका रोल रहता है सबसे ज्यादा है, ये 50% में रहेगा। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये किस में रहेगा? टोटल के 50% में ये अकेला रहेगा, ये मिनिमम है इससे क्वेश्चन, और इसी के अंदर शब्दावली वाला भी है। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन होंगे 1 से लेके 2, कभी भी 3% भी यहाँ से नहीं आएंगे, ठीक है? 1 से लेके 2, चूंकि जब इसका रोल 50% है तो हम सबसे पहले इसी को करेंगे, ठीक है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसके टॉपिक भी ज्यादा हैं, ठीक है? मिनिमम 50% है, हो सकता है 60% में अकेला हिंदी व्याकरण ही रह जाए, कोई बात नहीं, ठीक है? तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ, आपको कोई ज़्यादा बड़ी समस्या है तो आप कॉल करके बता देना। और वैसे भी जब मैं यूट्यूब पे क्लास लेता हूँ तो उस समय भी चीज़ों को लेंगे। तो ये आपका जो क्या है जी, आपका सिलेबस है, ये आपको ध्यान रखना है। उस सिलेबस में से
हम यहाँ से अपने टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और आपको ये भी तय करना है, ये अपनी हैंडराइटिंग में लिखना है, अपनी हैंडराइटिंग में लिख के उसी के अनुसार चीजों को लेके आप चलोगे। अब फिर हम हर ग्रुप में से इस पर्पज से पढ़ेंगे कि यहाँ 3 से लेके 5 प्रश्न आने तत्सम तद्भव देशी विदेशी संकर शब्दों के, ठीक है। तो पहला ही आज का टॉपिक है, इस पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे तत्सम शब्दों की पहचान, तो ये है जी हमारा यहाँ पे शब्द के भेद। ये क्या है जी, शब्द के भेद हैं। और शब्द के जो भेद होते हैं हमारे वो होते हैं 4। उसमें से पहला जो भेद होता है शब्द का वो होता है हमारा व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति, इसी को कहते हैं हम उत्पत्ति, इसी को कहेंगे हम उद्गम। व्युत्पत्ति, उद्गम और उद्भव। व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर इसी को बोलेंगे स्रोत। इसको क्या बोलेंगे, स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। और ये भेद होते हैं 5। इनमें से एक भेद होता है तत्सम, दूसरा जो भेद होता है वो होता है तद्भव, तत्सम तद्भव। तीसरा जो भेद होता है वो देशी। और चौथा जो भेद होता है वो होता है विदेशी। और 5वां जो भेद होता है वो होता है संकर शब्द। क्या होता है, संकर शब्द। तत्सम जो शब्द होते हैं ये संस्कृत के शब्द होते हैं, इसके हैं संस्कृत के। तद्भव जो शब्द होते हैं ये हिंदी के शब्द होते हैं। देशी शब्द का दूसरा नाम देशज्य शब्द भी है। विदेशी शब्द का दूसरा नाम विदेशज्य शब्द भी है। और संकर शब्द जो होते हैं 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द, 2 अलग अलग भाषा के, तो 2 अलग अलग भाषा के जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाएंगे, 2 अलग अलग भाषा के जो शब्द हैं वो कहलाएंगे आपके संकर शब्द। ये क्या कहलाएंगे, संकर शब्द। यहाँ पर जो तत्सम जो शब्द होते हैं इन्हीं से हमारे क्या बनते हैं, तद्भव। यानी कि ये क्या है हमारे, ये हमारे सारे वैदिक संस्कृत जो मंत्रों में प्रयोग होती है और लौकिक संस्कृत के शब्द हैं। जो रामायण महाभारत लिखे गए वो लौकिक संस्कृत में लिखे गए, जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद लिखे गए वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए। ये आपकी मंत्रों वाली संस्कृत है। ये कौन सी है, मंत्र वाली। और ये कौन सी संस्कृत है, ये श्लोक वाली है। मंत्र क्या है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मंत्र है। श्लोक क्या है, तमेव माता च तमेव पिता तमेव विद्या। तो ये क्या है आपका श्लोक है, तमेव माता च तमेव पिता तमेव विद्या द्रविणम तमेव। ये सब क्या कहलाए आपके श्लोक। तो यानी कि भाषा अपने रूप को बदलती रहती है समय के साथ साथ। जैसे कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे वाणी, ठीक है। तो वाणी भी बदलती है, उसी को हम यहाँ भाषा का रूप कहते हैं। अब इन्हीं संस्कृत के शब्दों से हमने तद्भव शब्द बनाए। यानी कि जो तत्सम हैं इन सब की कंडीशन भी बताएंगे। तत्सम से क्या बनते हैं, तद्भव। संस्कृत के शब्द से क्या बनते हैं आपके हिंदी के शब्द। ये जो आपके देशज्य शब्द हैं तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है, बिगड़े हुए रूप हैं इन्हीं के ही। इनको हम बोलते हैं अपभ्रंश। इनको क्या बोलते हैं हम, अपभ्रंश शब्द भी कहते हैं, अर्थात बिगड़े हुए रूप। ये जो शब्द हैं हमारे ये बोली के शब्द हैं। बोली उपबोली, बोली और उपबोली के शब्द क्या कहलाते हैं आपके देशी शब्द।
अब विदेशी शब्द क्या है जी आपके, जैसे अंग्रेजी के शब्द हैं, इन्हीं को हम आगत शब्द भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, बोली उपबोली के शब्द आपके देशी हैं। इनको आगत शब्द भी कहते हैं क्योंकि ये बाहर से आए हुए हैं। इनको गृहीत शब्द भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, गृहीत शब्द, क्योंकि दूसरी भाषाओं से हमने ग्रहण किए। इसके अंदर अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चाइनीज, ठीक है, वे सारे के सारे शब्द आते हैं। और संकर शब्द दो अलग अलग भाषाओं के शब्द होते हैं। जैसे हमने एक शब्द प्रयोग किया रेलगाड़ी, तो इस रेलगाड़ी में प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये रेल शब्द आपका अंग्रेजी का है, क्योंकि अंग्रेजी ही यहाँ पे रेल लेके आए, उन्होंने ही बनाई, नाम भी वही दिए। इसके बाद गाड़ी जो शब्द है वो हिंदी का है। तो दो अलग अलग भाषा के शब्द क्या कहलाते हैं, आपके संकर शब्द कहलाते हैं। ये तो है बेसिक जानकारी। अब दूसरी चीज इसमें नोट करके ये आपको लिखनी है कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द के केवल 4 ही भेद होते हैं। नोट करना है आपको, क्या, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के केवल 4 भेद होते हैं। उन 4 भेदों में से एक आपका तत्सम माना जाता है, दूसरा आपका तद्भव है, तीसरा आपका देशी शब्द है, देशी शब्द, और चौथा आपका विदेशी शब्द है। लेकिन जो संकर शब्द है वो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेदों में नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है। संकर शब्द उत्पत्ति के आधार पर, संकर शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद के, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद के अंतर्गत नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि संकर तो ऑलरेडी पहले से उत्पन्न थे दूसरी भाषाओं में। संकर शब्द किसे कह रहे हैं, दो अलग अलग भाषा। जब ये पहले से अंग्रेजी में उत्पन्न हो गया, गाड़ी हिंदी में पहले से उत्पन्न हुआ, तो इसलिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेदों में ये नहीं आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वही करा रहे हैं, उसी चीज पे जाना है आपको। तो इसमें से प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये थे हमारा पहले वाला भेद, व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति उसको कहते हैं, ठीक है, जिसका कोई कारण मौजूद ना हो। जैसे सूरज है, चांद है, आत्मा है, परमात्मा है, इनका कोई कारण नहीं, अपने से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं व्युत्पत्ति। उत्पत्ति उसे कहते हैं जिसका कोई कारण हो। जैसे तद्भव शब्दों का कारण क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, देशी शब्द का कोई भी प्यारे दोस्तों कारण नहीं है, इसलिए क्या है, व्युत्पत्ति। जैसे छोरा छोरी है, ढोर डांगर है, खुरपा फावड़ा है, ये सब देशी शब्द हैं। अब ये सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त हुए, किस गांव में, किस शहर में, ठीक है, किस राज्य में, किस व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त हुए, आज तक कोई नहीं बता पाया। तो यानी कि देशी शब्द वे हैं जिनकी उत्पत्ति के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती, इसी वजह से इनको क्या कहते हैं हम, व्युत्पत्ति। उत्पत्ति हुए जिनकी जानकारी है, तत्सम शब्द संस्कृत से आए, तद्भव शब्द कहाँ से आए, तत्सम शब्दों से आए। ठीक है, इसके बाद में विदेशी शब्द कहाँ से आए, अरबी से, फारसी से, अंग्रेजी से, पुर्तगाली से, चाइनीज से आए। संकर शब्द कहाँ से आए, ये अंग्रेजी से आए या हिंदी से आए। तो आप इन शब्दों के मीनिंग समझो। व्युत्पत्ति उसे कहते हैं जिसकी उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी ना हो, जिसका कोई कारण मौजूद ना हो। जैसे हम गेहूं का दाना जमीन में डालेंगे तो पौधा बन के बाहर आएगा, तो इसका मतलब गेहूं के पौधे का कारण क्या था, गेहूं का दाना। अगर वो बीज नहीं होता तो उससे वो पौधा नहीं बनता। जितने भी हम पेड़ पौधे वृक्ष देख रहे हैं, उसका कोई ना कोई कारण था बीज के रूप में। लेकिन जिसका कोई कारण मौजूद ना हो उसको कहते हैं व्युत्पत्ति। जैसे सूरज है, चांद है, आत्मा है, परमात्मा है और देशी शब्द है, इनका कोई कारण ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं चला कि कहाँ से प्रयुक्त हम कर रहे हैं। और यही भाषा के परिवर्तन में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। कोई भी भाषा बदलती है
तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका गांव से शुरू होती है। जो गांव के लेवल पर हम देशी अर्थात देशज शब्द प्रयोग करते हैं, जो बोली उपबोली के शब्द होते हैं गांव देहात में जो हम प्रयुक्त करते हैं, तो ये होते हैं हमारे। अब वो आपसे क्या पूछेगा, व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद कितने होते हैं, तो आप कहोगे 5। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर। कौन सा व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द का भेद नहीं है, इन 5 को छोड़ के जो भी दे दे वो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, एनीथिंग, ठीक है, वो व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द का भेद नहीं है। फिर आपसे पूछा जाएगा कौन से शब्द ऐसे हैं, ठीक है, जिनकी जानकारी नहीं मिलती है, ये कि शब्द आए कहां से। तो राइट आंसर क्या आपके, देशी शब्द। तो देशी शब्दों के बारे में आज तक किसी भी भाषा वैज्ञानिक को, व्याकरण शास्त्री को ये जानकारी मिली नहीं है कि सबसे पहले जो देशी शब्द प्रयोग में लाए, किस व्यक्ति के द्वारा, किस राज्य में, किस गांव में, ठीक है, सबसे पहले वो प्रयुक्त हुए। उत्पत्ति होते हैं 4, तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी, क्योंकि संकर को उत्पत्ति के आधार पर नहीं माना जाता। उत्पत्ति उसको कह रहे हैं जिसका पहले से कोई कारण मौजूद हो। अब भर्ती आ गई है, आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप लोगों ने पहले फॉर्म भरा है और उसके बाद में आपका एग्जाम होना है, तो ये सब कारण हैं आपके। अगर वैकेंसी ना हो तो आप तैयारी ना करो, सरकार कहेगी आज से हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे, तो कोई भी तैयारी नहीं करेगा। तो यानी कि सरकारी नौकरी है तभी तैयारी है, तो सरकारी नौकरी कारण है, इसी वजह से आप तैयारी कर रहे हो। तो उत्पत्ति के अंतर्गत हमें देखना है कि उसका कोई ना कोई कारण मौजूद होगा। कुम्हार ने कोई बर्तन बनाया तो उसके पास मिट्टी का बर्तन है, तो स्वाभाविक बात है उसके पास पहले मिट्टी थी तब बर्तन बना, मिट्टी नहीं होती तो बर्तन भी नहीं बनता। तो उत्पत्ति उसे कह रहे हैं जिसका पहले कारण मौजूद हो। जैसे आपका कारण है कि आपके मम्मी पापा हो, तब आप उत्पन्न हुए, वे नहीं होते तो आप भी नहीं होते। उद्गम का मतलब क्या होता है, जो एक स्थान से चल के दूसरे स्थान पे गए हो। जैसे संस्कृत के शब्द तद्भव के रूप में प्रयोग होने लगे, ठीक है, ऐसे ही प्यारे दोस्तों यहाँ अंग्रेजी के शब्द, पुर्तगाली, चाइनीज के शब्द हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको क्या कह रहे हैं, उद्भव। तो ये भाव का मतलब होता है होना, उद का मतलब होता है आगे, यानी कि जो चीज आगे हुई है तो उनको उद्भव कह रहे हैं। उद्गम एक स्थान से चल के तो दूसरे स्थान पे प्रयुक्त होने लगे, एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में आ गए तो वो सब उद्गम उद्भव है। स्रोत का मतलब क्या है, जिनका हमें पता है कि इनका कोई ना कोई सोर्स है। तद्भव शब्द का स्रोत, सोर्स क्या है, संस्कृत के तत्सम शब्द है, और ये तत्सम शब्दों का सोर्स क्या है, संस्कृत भाषा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देशी विदेशी का पता है कि अरबी, फारसी, पुर्तगाली है, और ये भी संकर भी पता है कि अंग्रेजी का है, और ये गाड़ी हिंदी का है। तो कुल मिला के इन शब्दों के मीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इनसे भेदों से संबंधित इन क्वेश्चनों को पूछेगा। अब मुद्दा आता है कि ये जो संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है, इनकी पहचान आप कैसे करोगे। तत्सम शब्दों की पहचान, तो एक तो सभी संस्कृत के शब्द तत्सम है जी, तत्सम शब्दों की पहचान। संस्कृत भाषा के सभी शब्द तत्सम हैं। संस्कृत भाषा के सभी शब्द तत्सम हैं। अब संस्कृत भाषा में हमने प्रयोग कर लिए बहुत सारे शब्द, जैसे आपने यहाँ पे प्रयोग कर लिया ब्राह्मण शब्द का प्रयोग कर लिया, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे आपने क्षत्रिय का प्रयोग कर लिया, वेश का प्रयोग कर लिया, और आपने यहाँ पे इसका प्रयोग कर लिया। अब ये क्या है जी, ये है हमारी वर्ण व्यवस्था। और ये वर्ण व्यवस्था कहाँ पे थी प्रचलन में, ये संस्कृत के टाइम पे थी, जब संस्कृत को एक भाषा के रूप में हम लिख भी रहे थे, बोल भी रहे थे, समाज में प्रयुक्त कर रहे थे। इसके बाद में फिर आप दूसरे शब्द देखो जी, यहाँ पे ले लिया आपने ब्रह्मचर्य, यहाँ ले लिया आपने गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये क्या है हमारी, ये है हमारी आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था ये कहाँ थे जी, यहाँ पे फिर हमने यहाँ शब्द ले लिया, एक शब्द ले लिया हमने यहाँ धर्म, दूसरा शब्द ले लिया अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये क्या है जी हमारे, ये है हमारे पुरुषार्थ।
ये क्या है हमारे पुरुषार्थ। अब ये जितने भी शब्द मैंने लिखे अभी ये सारे तत्सम हैं। क्यों है? एक तो ये संस्कृत के शब्द है इसलिए तत्सम है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये तो लाखों शब्द हैं, किताबें में दिए गए कोई 50, 60, 100, 150, 250 शब्द संस्कृत के तत्सम नहीं है। तो इसलिए आप किताबों से, नोट से तैयार नहीं कर सकते इनको। और आज के टाइम में ऐसे शब्द पूछ रहे हैं जो आपने लाइफ में 1 या 2 बार ही पढ़े, सुने, लिखे, देखे हैं। तो इसलिए तत्सम शब्दों को आप कैसे पहचानोगे? देखा गया प्रत्येक भाषा की अपनी एक विशेषता होती है जो दूसरी भाषाओं से एकदम अलग होती है। तो उन्हीं के आधार पर हमें पहचान करनी है। जैसे 2 व्यक्ति की पहचान आप कैसे करोगे? भाई उनकी सारी शरीर की बनावट होगी, उनके नाम अलग होंगे, वो अलग एरिया के रह रहे होंगे, उनके काम करने का तरीका अलग होगा। तो जब भी हम 2 व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या 2 भाषाएं, ठीक है, के शब्दों को पहचानने की कोशिश करें या वस्तु पदार्थों को पहचानने की कोशिश करें, तो ये देखने में आता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की जो भिन्नता होती है वो किसी न किसी वजह से होगी, रंग, रूप, आकार, प्रकार, किसी भी आधार पे। ऐसे जब 2 अलग-अलग या 3, 4, 10 भाषाओं में से हम किसी एक भाषा के शब्द को पहचानेंगे, तो हमें उस भाषा की विशेषता को पकड़ना पड़ेगा कि ये भाषा के अंतर्गत हम ये चीज प्रयोग करते थे, जबकि दूसरी भाषा में इन चीजों का प्रयोग नहीं हो रहा था। उन्हीं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जो करोड़ों शब्द तत्सम हैं संस्कृत के, उनको प्यारे दोस्तों हम यहाँ पे पहचान सकते हैं। तो जब हमने ये कहा कि संस्कृत भाषा के सभी शब्द तत्सम हैं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था संस्कृत में थी, संस्कृत के टाइम पे रही थी पुराने समय में। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास ये आश्रम में के अंतर्गत आते हैं, आश्रम अवस्था उस रही। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सब पुरुषार्थ है, 4 पुरुषार्थ पे ही हम काम करते हैं। भाई हमें धर्म को भी समय देना है, ठीक है, इसमें भी अपना अनुसरण करना है, रुचि दिखानी। अर्थ है धन भी कमाना है, काम जो हमारी इच्छाएं उनकी भी पूर्ति करनी है, और फिर मोक्ष के बारे में भी सोचना है। तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था रही थी पुराने समय में, और उस समय की भाषा थी हमारे यहाँ संस्कृत। समाज की बोलचाल की भाषा भी थी, लिखने की भाषा थी। तो इसीलिए संस्कृत भारत की एक समृद्ध भाषा मानी जाती है, और उसमें हम इस तरह से शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। अब इन पे आप दूसरी चीजें क्या अप्लाई करोगे? इन पे आप अप्लाई ये करोगे कि जिस शब्द का अंतिम वर्ण न होगा वो भी तत्सम है, ठीक है। इसके बाद में जहां 2 व्यंजन एक साथ आ जाए वो भी तत्सम है। यहाँ भी 2 व्यंजन एक साथ है, इसमें भी 2 व्यंजन एक साथ है। जहां संयुक्त व्यंजन आ जाए, ये दोनों संयुक्त व्यंजन है, 2 व्यंजन, ये भी तत्सम कहलाया। जहां आधा व्यंजन आ जाए वो भी तालव्य है, वो भी संस्कृत है। जहां पे 2 व्यंजन एक साथ आ जाए वो तत्सम है। जहां तालव्य से आ जाए वो तत्सम है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जरूरी नहीं हम यही कंडीशन अप्लाई करें, दूसरी कंडीशन भी है सो ट्रिक जिससे हम पहचान सकते हैं। भाई तालव्य से आया है, इसमें भी तालव्य से है, इसमें आधा व्यंजन भी, इसमें 2 व्यंजन एक साथ है। इसमें तैरने वाला रे आया है, शब्द का अंतिम वर्ण न है, ये भी तत्सम है। इसमें यहाँ आधा वे आधा से आया, ये भी तत्सम है। ऐसे यहाँ ब्रह्मचर्य में देखो जी, इसमें क्या करोगे, 2 व्यंजन एक साथ, इसमें भी 2 व्यंजन एक साथ है। जब भी 2 व्यंजन एक साथ है तत्सम है। इसमें तैरने वाला रहे तत्सम, जहां भी ये आएगा वो तत्सम बनेगा। इसमें क्या, इसमें भी 2 व्यंजन एक साथ, एक व्यंजन है आधा, ये गे इसमें आधा है और ये री है, तो री वाले जितने भी आएंगे सारे सब तत्सम बनेंगे। तैरने वाले रे वाले सारे सब तत्सम। जिस शब्द का अंतिम वर्ण है तत्सम बनेगा। जहां संयुक्त व्यंजन होगा तत्सम बनेगा। जहां पे आप तालव्य सह का प्रयोग करोगे तत्सम। और वो केवल ये शब्द नहीं है, कोई भी आए एनीथिंग, बस देवनागरी की लिपि में लिखा होना चाहिए। ऐसे इसमें क्या है, 2 व्यंजन एक साथ है, इसमें आधा व्यंजन आया इसलिए तत्सम है। इसमें यहाँ अनुस्वार लगा है तत्सम है। इसमें यहाँ आधा व्यंजन आया है तत्सम है। संस्कृत का उपसर्ग लगा है, सम और न्यास से मिलकर बना इसलिए तत्सम है। आश्रम में संयुक्त व्यंजन है तत्सम है। इसमें यहाँ आधा व्यंजन तत्सम कहलाया। ऐसे ही आप इनको देखो, इसमें तैरने वाला रहे तत्सम, संस्कृत का तो है ही, इसमें भी तैरने वाला रहे संस्कृत है। काम शब्द अपने आप में तत्सम है, क्योंकि काज हिंदी का तद्भव होता है। और इसमें संयुक्त व्यंजन है तत्सम। चूंकि ये पुरुषार्थ के अंतर्गत आते हैं, तो पुरुषार्थ, आश्रम और वर्ण व्यवस्था हमारी कहाँ थी, जिस समय हमारी यहाँ की भाषा संस्कृत थी। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आपको चीजों को समझना पड़ेगा, एक बेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। केवल रट्टा मारने से किताबें पढ़ के सिलेक्शन नहीं होते। वो तो पिछली बार है, कई लाख बच्चों ने तैयारी की थी, ठीक है, सभी यूट्यूब चैनल से पढ़े थे, सारी किताबें पढ़ी थी, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसका रीजन यही था कि पढ़ने का तरीका चेंज नहीं कर पाए। सिलेक्शन लेने वाले बच्चों में और सिलेक्शन ना लेने वाले बच्चों में बस अंतर एक ही होता है कि उनके सीखने का, पढ़ने का तरीका अलग होता है, जिनका सिलेक्शन होता है, और बाकी सब भेड़चाल होते हैं। जैसे पढ़ते आए, सबको पहले वर्णमाला पढ़नी थी, ठीक है, लेकिन वो नहीं पढ़ाई जा रही है।
क्योंकि उसने रट्टा मार लिया है, मैं शुरू करूंगा किसी काम को तो यहाँ से करूंगा। वही छोटे बच्चों की वाली बात है, चॉकलेट दोगे तो काम करूंगा, नहीं दोगे तो नहीं करूंगा। तो उस मेंटेलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा, एक मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, आपको एक लेवल लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि इस टॉपिक का क्वेश्चन केवल इस रूप में नहीं होगा, वो आपसे ये भी पूछेगा रिक्त स्थान वाले वाक्य में, दिए गए रिक्त स्थान वाले वाक्य की पूर्ति तत्सम शब्द से करो। आपको क्या पता है इसके बारे में कि तत्सम दे के तद्भव पूछ ले, तद्भव दे के तत्सम पूछ लेता है, या फिर वो पूछ लेगा दिए गए 4 विकल्प में से तत्सम शब्द बताओ कौन सा है। अरे वो तो उससे आगे बढ़ चुका है, वो आपको रिक्त स्थान वाला सेंटेंस देगा और उसमें से कहेगा इस रिक्त स्थान वाले सेंटेंस को आपको पूरा करना है तत्सम शब्द से, तद्भव शब्द से, देशी शब्द से, विदेशी शब्द से करना है, क्योंकि माइंड सेट तो आप कर चुके थे वहां। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे चीजों के बारे में डिटेल से आपको चीजें समझनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन आ जाए, तत्सम शब्द की दूसरी कंडीशन क्या है? आधे व्यंजन वाले, आधे व्यंजन वाले अधिकांश शब्द। अब अधिकांश शब्द का मतलब क्या है? 99.9%, 100% नहीं है, ठीक है जी। आधे व्यंजन वाले अधिकांश शब्द, आधे व्यंजन में क्या प्रयोग किया हमने? ये प्रयोग कर लिया, ये प्रयोग कर लिया, कर्ण का प्रयोग कर लिया आधे व्यंजन में, स्वर का प्रयोग कर लिया आधे व्यंजन में, ऐसे ही अंताक्षरी का प्रयोग कर लिया आधे व्यंजन में, ऐसे ही उज्ज्वल का प्रयोग कर लिया आधे व्यंजन में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हमने प्रयोग कर लिया सम्मति, ठीक है। अब इनमें सब में आधा व्यंजन क्या है? इसमें यहाँ आधा गए हैं, इसमें भी आधा गए हैं, इसमें आधा रहे हैं, इसमें ये आधा से है, इसमें आधा नए है, और आधा क्या इसका है, क्योंकि ये कैसे बना है? ये जो बना है ना आपका, ये आधा क्या और से मिल के बना है। इसमें क्या है जी? इसमें आधा जे है और इसमें आधा मैं, इसी वजह से सारे क्या कहलाए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कुछ अपवाद भी हैं, कुछ क्या है? अपवाद भी होते हैं, लेकिन आपका काम इस 99.9% से चल जाएगा। अपवाद क्या है? आधा व्यंजन है हल्दी में, प्यार में और प्यास में, ये क्या है? ये तद्भव है। ये क्या है? तद्भव शब्द। इनके अलावा और भी है, लेकिन आपका काम इससे हो जाएगा। विद्वान नहीं बनना है, वर्दी पहननी है। तो वर्दी कैसे मिलेगी? वर्दी मिलेगी तब जब जितनी चीजें हैं केवल उतना बताए और उसको पचा लो, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान है, प्यास है, प्यार है, हल्दी है, इसमें आधा लय है। तो ये आधा लय होने के बावजूद तत्सम ना होके तद्भव है। आधा पे है इसमें, इसमें भी आधा पे है। जिसके नीचे हलंत लगा होता है, आड़ी तिरछी रेखा खिंची होती है, तो उसको क्या कहते हैं हम? उसको शुद्ध व्यंजन कहते हैं, उसको आधा व्यंजन कहते हैं, उसको स्वर रहित व्यंजन कहते हैं। यानी कि आधे व्यंजन का मतलब क्या हुआ? आधे व्यंजन का मतलब हुआ कि वो शुद्ध व्यंजन है। आधा व्यंजन, आधे व्यंजन को हम स्वर रहित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर रहित व्यंजन भी कहते हैं। और इसी को हम क्या? स्वर रहित, आधा व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन, और इसी को कहते हैं हम शुद्ध व्यंजन। ये तीनों नाम एक ही के। भाई व्यंजन में मिलावट किसकी होती है? स्वर की। और वो स्वर निकाल देंगे तो क्या बचेगा? आधा व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन और शुद्ध व्यंजन। तो यानी कि कहीं शुद्ध व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन, आधा व्यंजन आता है, 99.9% वो क्या कहलाता है? तत्सम। अब देखो इन पे ये कंडीशन अप्लाई करते हैं इन शब्दों पे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे आधा बे है, इसमें यहाँ आधा है, इसमें क्या है? यहाँ इसमें आधा के, और इसमें यहाँ आधा ते, इसमें यहाँ आधा से, और इसमें आधा दे। इसमें क्या है? इसमें भी वही है, आधा बे है, आधा है, आधा रे है, इसमें आधा गे है, आधा से है, इसमें क्या है? आधा पे है और आधा से। इसमें क्या है? आधा में है, इस में के स्थान पे तो अनुस्वार लगा है, और इसमें क्या है? आधा ने है। इसमें क्या है? आधा रे, इसमें आधा रे, इसमें नहीं है, इस पे कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। और इसमें क्या है? आधा के।
इनमें क्या है जी आधा, ये भी देखो, इसमें आधा ये वाला रे है, ये वाला, इसमें आधा वे आधा से है, इसमें ये वाला आधा से है, इसमें आधा वे से है, इसमें ये वाला आधा है। क्लियर? तो कुल मिला के बात ये जो पहले, ये भी तो, इस पे भी तो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं हम। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ तत्सम शब्दों की पहचान की हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, और इन ट्रिक के दम पर हम उन करोड़ों शब्दों को पहचानेंगे जिनका हम रोजमर्रा की जिंदगी में हिंदी में प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप आधुनिक हिंदी प्रयोग कर रहे हैं जो संस्कृतनिष्ठ हिंदी कहलाती है, अर्थात उसमें हम अरबी फारसी शब्दों के स्थान पे संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये तो आपकी पहली कंडीशन थी। अब आ जाओ आपके दूसरी कंडीशन पे। तीसरी कंडीशन क्या है? संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। और संयुक्त व्यंजन वाले शब्द कौन कौन से हैं जी? संयुक्त व्यंजन वाले शब्द हैं आपके ये वाले, एक तो ये व्यंजन है संयुक्त आपका, एक ये व्यंजन है संयुक्त, एक ये व्यंजन संयुक्त है, एक ये संयुक्त है, और एक होते चार है, प्रयोग हम 5 का करते हैं, पांचवा आपका ये। ठीक है जी। अब इसमें से शब्द बनाओगे, क्या बनेगा इससे? अभी बनाया था ना क्षत्रिय तत्समय, इससे क्या बनाया? छात्र तत्समय। इससे क्या बना लिया आपने? विज्ञान तत्समय। इससे क्या बनाया आपने? श्रीमान श्रीमती तत्सम कहलाएगा। इससे क्या बनाया आपने? विद्यालय संस्कृत तत्सम कहलाएगा। दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि ये जो व्यंजन बनता है ना, ये वाला व्यंजन यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो व्यंजन बनता है आपका, ये आधा कै और से मिलके बनता है। ये जो व्यंजन बनता है आपका, ये आधा तय और रै से मिलके बनता है। ये जो व्यंजन है ये आधा जय और य से मिलके बनता है। और ये जो व्यंजन है आपका, ये आधा से और रे को मिलके बनता है। और ये जो व्यंजन है ये आधा दे और ये से मिलके बनता है। अब मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा हूं, ये देखो, ये यहां से लेके यहां तक आधा क्या है? ये वाला। ठीक है जी। ये यहां से लेके यहां तक ये जो है ना, ये तो आपका रे हो गया, ये ऊपर वाला जो है, ठीक है, ये आपका क्या है? ये तय है आधा। ये यहां से लेके यहां तक ये आपका जे है, ये वाला। और ये यहां से लेके यहां तक ये आपका ये से है, और ये यहां से लेके यहां तक ये दे है। अब इसमें दूसरा व्यंजन कौन सा है? अब यहां हमने डंडा दे दिया इस वाले के अंदर, ये आपका से बन गया। ये क्या है जी? आपका इसमें रे है। ये क्या है जो यहाँ घुंडी मुड़ी है? ये है। इसमें ये क्या लगा है? आपका ये रे लगा है। और इसमें यहाँ पे ये क्या है? आपका ये है। यानी कि जब हमें ध्यान से इसकी संरचना को देखते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। अब उसमें पहले वाला जो व्यंजन होता है, ये पहला है, ये दूसरा है, तो ये पहले वाला हमेशा आधा रहता है, क्योंकि तब दो व्यंजन एक साथ लेंगे। अगर मैं यहां पर ये द्वारा ले रहा हूं, ठीक है, तो इस द्वारा के अंतर्गत मैं इसको इस रूप में भी लिखूंगा तो भी तो उच्चारण यही करोगे। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें यह पता है कि इसमें जो ये व्यय है ना, ये आधा है और दे पूरा है, भाई दिख रहा है आपको, जबकि है क्या? दे आधा है और व्यय क्या है? पूरा है। तो जब दो व्यंजन एक साथ आएंगे, मैंने एक शब्द और ले लिया यहाँ पे उद्दम शब्द, और यहां पर जो उद्दम शब्द है इसमें दो दे आए एक साथ, तो ये वाला जो दे है वो आधा है और ये वाला जो दे है ये आपका पूरा है। तो जब भी दो व्यंजन एक जैसे हो या अलग अलग हो, उनमें पहले वाला जो व्यंजन होगा वो आधा होगा, हाफ होगा, शुद्ध व्यंजन होगा, स्वर रहित व्यंजन होगा। और जब इन सब में इनका प्रयोग आपने किया तो स्वाभाविक बात है इसमें तो आधे व्यंजन का प्रयोग हो रहा है, पहला आया ना वही पे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जब इनमें आधे व्यंजन का आपने प्रयोग किया, भाई इसमें संयुक्त व्यंजन क्या है? इसमें संयुक्त व्यंजन ये रहा आपका, इसीलिए तत्सम है, ये इसलिए तत्सम है, ये इसलिए तत्सम है, ये इसलिए तत्सम है, ये इसलिए तत्सम है, और ये इसलिए तत्सम है। भाई इनमें ये संयुक्त व्यंजन आए थे, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये वाला जो है आपका यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे है, और ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। लेकिन संयुक्त व्यंजन में भी तो आधा हार है, तो इस वाली कंडीशन में तो पहले वाली कंडीशन भी अप्लाई हो रही है। ये कह रहा था ना वो आधे व्यंजन वाले अधिकांश शब्द, तो इनमें सब में आधे व्यंजन आते हो गए।
जब भी हम ये संयुक्त व्यंजन प्रयोग करें, इनमें सब में पहले आधा है, तो ये कंडीशन भी, अब ये 100 पे है, इसमें तो नहीं लिखा अधिकांश शब्द, तो यानी कि अगर आपका कोई भी शब्द इन 5 संयुक्त व्यंजन से मिलके बना है तो 100% वो तत्सम शब्द होगा, संस्कृत का शब्द होगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ जी। फोर्थ कंडीशन, यहाँ तक अगर चीजें समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। भाई मेरी एक बात मान लेना, यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में एक साथ बच्चे लाए होते, अगर मैं इस 1 घंटे की क्लास में 50 बच्चों के कमेंट भी पढ़ के आपको बताऊं कि कौन मेरे से क्या पूछ रहा है, तो ये पूरा 1 घंटा निकल जाएगा, पढ़ा कुछ नहीं पाए। आप लोगों ने इस बैच को परचेज किया है, आप लोगों ने हम पे भरोसा जो जताया है, वो सब्जेक्ट वाइज अपने आप को तैयार करके फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए, और जब तक हम सब्जेक्ट पे नहीं, टॉपिक पे फोकस नहीं करेंगे, तब तक कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। बात करने से भर्ती नहीं होंगे, भर्ती होंगे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी से, भर्ती होंगे जो क्वेश्चंस पेपर में आने वो कराएं कि नहीं कराएं। अब पढ़ाने को तो हिंदी में मैं बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ 1 साल तक, और उसमें से आए पेपर में कुछ नहीं, तो क्या घंटा पढ़ाई की आपने? तो इसलिए रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जब तक फोकस नहीं करोगे, आप में से बहुत सारे बच्चों के अंतर्गत एज तो 18 साल की हो गई है, लेकिन मेच्योरिटी का लेवल नहीं है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे अभी जिस तरह से कमेंट कर रहे थे, एक ही कमेंट को 50 बार कर देना, ये सब पागलपन है। आप में से जो बच्चे कह रहे सर जी मुझे बात करनी है आपसे, सर जी पीडीएफ दे देना, सर जी नोट्स कब मिलेंगे, सर जी वीओडी कब मिलेगी, ये सब पागलपन है। अरे जब एक चीज हमने कह दी, सिलेक्शन आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमसे तो लाखों की संख्या में बच्चे हर साल जुड़ते हैं, सिलेक्शन हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं करा पाए तो हमारा तो अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो इसलिए वो भसड़ आप मत लो, उसमें हमारा काम है, वो काम हम जिम्मेदारी के साथ करते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप बस पेशेंस रखो और समय दो। 2 काम करने, एक भी क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में अगर बोर्ड पे जो लिख देंगे उससे बाहर आए तो फिर हमारा कोई वजूद नहीं, हमें फिर कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है जो इतने साल से हम पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर जो बच्चे नए जुड़े हैं वो एक बार मेरा यूट्यूब चैनल उठा ले, और यूपी पुलिस कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, यूपीएसआई में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, ये तो आप तो पेड कोर्स में हो, जहां हम आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, रिवीजन क्लास, प्रैक्टिस क्लास, पीडीएफ नोट सब कुछ दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाता हूं तो भी दावा करता हूं कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और मैं तो 4 ऑप्शन की गारंटी दे रहा हूं। क्वेश्चन तो छोटी चीज है मेरे लिए कि क्वेश्चन पढ़ाया हुआ आया, मैं कह रहा हूं कि 4 ऑप्शन के साथ आएगा। लेकिन समस्या क्या, इधर उधर की बातें करके, इधर उधर टाइम पास करके, जब हम अलग डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो वो फल नहीं देगी। इसलिए आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, 2 ही चीज मांग रहा हूँ, एक पेशेंस रख लो, थोड़ा सा समय दे दो, ठीक है, और दूसरा जैसा कह रहा हूं ऐसा मान लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और वो भी हिंदी के दम पे। मुद्दा ये नहीं कि हिंदी में कितने क्वेश्चन 30 हो रहे हैं, 35 हो रहे हैं, मुद्दा ये है कि सारे सही क्यों नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जब पढ़ा हुआ सब कुछ आ रहा है, आपका क्लियर किया हुआ सब कुछ आ रहे हैं, तो फिर सारे क्वेश्चन सही क्यों नहीं हो सकते। और हिंदी वो सब्जेक्ट है प्यारे दोस्तों जिसमें 100% परफॉर्मेंस हजारों बच्चे करके आते हैं। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप शिद्दत के साथ पढ़ो, आपकी एक एक चीजें मैं क्लियर करूंगा, ठीक है, एक एक चीजें क्लियर करूंगा, जो आपके डाउट्स नहीं बचेंगे। जैसे मेरा टॉपिक कंप्लीट, जो भी आप मेरे से पूछने चाह रहे हो, जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा सर जी इसमें ये क्या कहां से आया, बेटे देखो यहाँ पे जो है ना, हमने ये वर्ण ले लिया, हमने ये वाला वर्ण ले लिया, ये वाला। अब ये जो बना है ना, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तब भी हम इसमें कै और सै का ही उच्चारण करते हैं। अब ये यहां से लेके यहां तक जो ये संरचना है ना, ये आपकी कै की ही संरचना है। अब इसमें जब ये देंगे तो ये बना है आपका ये। अब वो पूछेगा आपसे कि बताइए कौन से 2 वर्णों से मिलके बना, कै और सै से मिलके बना है। जैसे आपको अपने ये देखो, ये वो पूछ रहा है, अरे क्लियर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक आधा दे है, ये क्लियर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये यहाँ से यहाँ तक ये है, तो इसके फिर क्या कहेंगे, दे और ये से मिलके बना है। तो ये सारी चीजें आएगी आपके सामने, डाउट नहीं बचेगा, बस मुझे बोलने का मौका देना। जो भी आप मेरे से पूछ रहे हो ना, जो डाउट आपके बन रहे हैं, अगले कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में वही सारी चीज आपके सामने आने वाली है। अब या तो आप मुझे बिना समय दिए वो डाउट बना के पूछ लो, या फिर मुझे पढ़ाने दो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ बहुत सारे डाउट बनेंगे पढ़ते समय, लेकिन जैसे कुछ मिनट हम आगे बढ़ेंगे,
कुछ घंटे हम आगे बढ़ेंगे, मैं 100% कह रहा हूँ, कोई डाउट बनेगा ही नहीं, कोई बचेगा ही नहीं। इसलिए सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, इसी तरीके से हम बहुत ज़्यादा डिटेल में, लॉजिकली, शॉर्ट ट्रिक के साथ में अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ क्लियर करेंगे। बस आपसे मैं एक ही उम्मीद करता हूँ, पेशेंस और समय 2 चीज़ दे दीजिए, उसके बाद बाकी काम हमारा है। और मैं ध्यान रखना इन बैचों में यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल के तमाम बैचों को खुद मॉनिटरी करता हूँ। और मैं सिर्फ हिंदी नहीं, बाकी सब्जेक्ट के टीचरों की पीडीएफ या उसमें प्रैक्टिस सेट है, बाकी चीज़ें है कि नहीं है, जो बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए, उन सबको मैं अपने लेवल पे खुद देखता हूँ ऑफिस में जाके। तो मैं सारी चीज़ आपके 2 दिन के अंदर अपलोड है। मंडे को आपको जितनी भी पीडीएफ मिलनी है वो सारी की सारी मिल चुकी होगी सैटरडे संडे के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ सैटरडे संडे भी ऑफिस सब काम करते हैं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, मंडे तक आप सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ, क्लास नोट्स, सिलेबस, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सब मंडे को नोट्स की कैटेगरी में आपको सब्जेक्ट वाइज प्यारे दोस्तों मिलेगी। और आपकी जो क्लास है वो क्लास या कंटिन्यू मंडे टू फ्राइडे चलती है, लेकिन कभी-कभी सैटरडे भी बड़ी क्लास हम लेते हैं। और सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अभी प्यारे दोस्तों एक ट्यूटर कैंपेन हम चला रहे हैं, खासकर यूपी पुलिस कांस्टेबल के उन बच्चों के लिए जिन्होंने कि अभी एज में दिखाओगे तो चीज़ें आसानी से पॉसिबल हो जाएगी। तो दोबारा से फिर मिलते हैं, तत्सम तद्भव देशी विदेशी इस वाले टॉपिक को पूरा करेंगे। सभी साथ कि नहीं है, जो बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है फाइनल